सो नाउ क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैसे है। तो पर्माकल्चर की बात कर रहा है तो ये नई टेक्नोलॉजी लग रही है, और ये कन्वेंशनल है तो ये में भी पुरानी थोड़ा नेगेटिव में होगी। फिर पर्माकल्चर डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिस बट इन कन्वेंशनल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस आर प्रीडोमिनेंट। तो हो सकता है राइट, मोनोकल्चर पुराने में प्रैक्टिस ज़्यादा हो, यहाँ पे नहीं हो रही हो, अच्छी बात है पॉजिटिव सेंस में। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैंड बट द कंकरेंस ऑफ सच फेनोमेना नॉट ऑब्जर्व्ड इन पर्माकल्चर। हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है। कन्वेंशनल फार्मिंग इज पॉसिबल ईजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन बट पर्माकल्चर इज फार्मिंग इज नॉट सो ईजिली पॉसिबल इन सच रीजन्स। ये तो निगेटिव बात कर रहा है ना कि कन्वेंशनल फार्मिंग सेमी एरिड में होती थी लेकिन पर्माकल्चर नहीं हो पाएगी। क्या पता जो पर्माकल्चर है वो सेमी एरिड में भी हो सकती है राइट, क्योंकि नई चीज़ है तो मे भी इसीलिए बनाया गया हो जहाँ पे पानी कम होता है राइट। तो ये तो नेगेटिव सेंस में हो जाएगी, ये तो गलत हो जाएगी। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरली इन द कन्वेंशनल फार्मिंग। तो हाँ, ये हो सकता है कि मल्चिंग ज़रूरी हो राइट इसमें पर्माकल्चर में, बट कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग थी ये तो इसमें नहीं होती होगी राइट। तो क्या हो जाएगा 1 to 4 और 3 पेयर यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा आपका। फिर पाल्म ऑयल, द पाल्म ऑयल इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। ये नेटिव वर्ल्ड है, वर्ल्ड मोस्टली यूपीएससी गलत देती है फैक्ट ऐसे। द पाल्म ऑयल इज़ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम। हो सकता है पाल्म ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, ये भी हो सकता है। तो 1 and 3 यहाँ पे और 2 पेयर्स। फिर आ जाते हैं फिर विच ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम फॉलोइंग 4 river 3 4 them into joins with them Indus diagram तो which of the following river that joins the Indus direct। ये तो यार देखो एनसीईआरटी का सीधे हुआ है। अगर एनसीईआरटी ज्योग्राफी आपने पढ़ी है ना, वहाँ पे डायरेक्टली ये चीज़ मेंशन की हुई है। अगर आपने ये चीज़ वहाँ से की तो डायरेक्टली आपको पता होता है डी सतलज होगा इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा फैक्चुअल है, लॉजिक उसमें उतना लगेगा नहीं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पता है कि हाँ सतलज के बारे में तो ये होता है। ठीक है, बाकी आई थिंक ये दोनों चेनाब में मिलती हैं और चेनाब जाके फिर सतलज में मिलती है, फिर सतलज जाके इंदस में मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ होता है और इसको एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना। ठीक है, रिवर सिस्टम से हर साल एक क्वेश्चन आता है तो उसको अच्छे से करके जाना। रिफ्रेशन टू इंडिया दिदवाना कुचमन सारगोल खाटू आर द नेम्स ऑफ ग्लेशियर। खाटू नाम का ग्लेशियर यार हमने सुना नहीं है। मैंग्रोव एरियाज भी यार चलो एक बार रख लेते हैं। रामसर साइट्स नहीं है, रामसर साइट्स मोस्टली इंसान पढ़ के जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, PYQs है राइट। तो रामसर साइट्स पढ़ के जाता है। सलाइन लेक्स, अब लेक्स खाटू, तो खाटू यार लेक हो सकती है, सारकोल दिदवाना राइट, ये चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंग्रोव एरिया यार तो आई थिंक होगा इसमें सलाइन लेक्स ही हो सकता है, क्योंकि लेक्स के बारे में यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछती है, जो वाटर रिजर्वायर होते हैं उनके बारे में पूछती है। ठीक है, तो यहाँ से सलाइन लेक्स हो सकता है क्योंकि ये मैंग्रोव एरिया पे तो नहीं लग रहा खाटू नाम से राइट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट से कौन कौन सी निकलती है। तो ब्राह्मणी, नागवल्ली, सुबर्णिका, वामसधारा, इन चारों में से कौन कौन सी होगी। इसमें आई थिंक नागवल्ली और वंशधारा आई थिंक ये दो हैं क्या। ये तो थोड़ा फैक्चुअल है, आपको थोड़ा सा रिवर्स देख लेना आप इसमें। ठीक है, रिवर्स ऑफ ईस्टर्न घाट, ठीक है, और एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको नोट कर लेना, इसको आप करके जाना थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको नहीं पता ब्राह्मणी का फ्लो कहाँ से है, ठीक है, या फिर ओरिजिन कहाँ से और जाति कहाँ पे किस साइड, तो इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। फिर ब्राह्मणी कहाँ है, ये उड़ीसा के साइड पे होती है। ठीक है, उड़ीसा से भी ऊपर वहाँ झारखंड वाली प्लेटू से आई थिंक निकलती है, तो ब्राह्मणी तो नहीं होगी इसमें। ठीक है, और सेम केस आई थिंक सुबर्णिका का भी है। तो आई थिंक मोस्टली इसमें 2 and 4 ही होना चाहिए। बाकी एक बार आप इसको चेक कर लेना कि इसमें से करेक्ट क्या है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे 1856 ग्लोबल ओशियन कमीशन। ठीक है, ग्रांट लाइसेंस फॉर सी बेड का नाम आ गया एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन द इंटरनेशनल वाटर। अब यहाँ पे दिया हुआ है तो अपने को एक नाम पता है कि एक बॉडी है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ठीक है, ISA। ठीक है, ये है और मोस्टली इसके यूपीएससी ने PYQ में भी पूछा हुआ है एक बार, तो वहाँ से पता लग जाता है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है। और यहाँ पे कह रहा है ग्लोबल ओशन कमीशन, और सी बेड का नाम आ गया कि एक्सप्लोरेशन के लिए और माइनिंग के लिए देता है। तो ये स्टेटमेंट फैक्ट है, वैसे ही गलत हो जाएगी, बॉडी का नाम दे रखा। इंडिया हैज़ रिसीव लाइसेंस फॉर सी बेड माइनल एक्सप्लोरेशन फॉर इंटरनेशनल वाटर, हो सकता है। रेयर अर्थ मेटल्स आर मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन द इंटरनेशनल वाटर, हाँ ये भी हो सकता है, प्रेजेंट हो सकते हैं। तो 2 and 3 और 2 पेयर। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। लीस्ट वाटर एफिशिएंट होता है जो कम पानी यूज़ करेगी।
लीस्ट वाटर एफिशिएंट का मतलब जो सबसे ज़्यादा पानी यूज़ करे, राइट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी कौन, मिलेट कम पानी यूज़ करते, ग्राम ये भी कम करेगा, सनफ्लावर उतना नहीं करेगा, शुगर केन यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी यूज़ करता है, तो ऑप्शन ए विल बी द शुगर। फिर इन ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियंस आर वार्मर दैन द ईस्टर्न सेक्शंस ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। हाँ, वेस्टर्न सेक्शंस पे ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ से ट्रेड विंड्स आती हैं, और यहाँ पे ही आपका देखोगे तो मोस्टली डेजर्ट्स वगैरह भी जो होते हैं वो वेस्टर्न साइड पे होते हैं, तो पहला सही होगा। इन टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशियन वार्मर दैन द वेस्टर्न सेक्शन। तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेट जोन में वेस्टर्लीज के कारण ईस्टर्न जो सेक्शन होता है वो ज़्यादा हॉट हो जाता है, तो इसके लिए दूसरा भी सही होगा वेस्टर्लीज के कारण। तो बोथ वन एंड भी होगा। यहाँ पे ज्योग्राफी का नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने एटमॉस्फेयर पढ़ा है, एयर के बारे में पढ़ा है, ठीक है, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज पढ़ा है, तो वो चीज़ यहाँ पे, तो ये देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको करके जाने हैं, ठीक है, उस चीज़ को आपको नहीं छोड़ना है। फिर अब ये देखो, ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि क्यों, क्या नाम है, आप 100% एक्यूरेसी अचीव नहीं कर सकते थ्रू लॉजिक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज ए प्रोजेक्ट इन द लेड बाय द प्रोजेक्ट, फिर लेड बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी CCAPS इंटरनेशनल प्रोग्राम, ठीक है। द प्रोजेक्ट ऑफ CCAPS कैरिड इन द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च CGIAR हेडक्वार्टर्ड इन फ्रांस, ठीक है। ये यहाँ पे भी 2 फैक्ट आ गए। फिर यहाँ कह रहा है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड रीजन इक्रीसैट इन इंडिया इज़ अ सेंटर ऑफ CGIAR रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई। अब देखो सब में 2 फैक्ट लगभग दे रखे हैं, तो अब इसमें से मोस्टली चांसेस है कि एक गलत हो सके, तो मोस्टली इंसान दूसरा तो गलत कर सकता है। यहाँ फ्रांस लिखा हुआ है और क्या पता उसका नहीं हो, या फिर फ्रांस में नहीं हो, तो दूसरा यहाँ पे हम गलत कर सकते हैं, क्योंकि तीनों में फैक्ट है, राइट। मोस्टली इंसान या तो 2 पेयर में जाएगा या तो 1 पेयर में जाएगा, बट द थिंग यहाँ पे तीनों के तीनों सही हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, UPSC ने आपको बता रखा है, राइट, कि तीनों फैक्ट्स भी सही हो सकते हैं, बट द थिंग हमें फैक्ट्स के हिसाब से जाना नहीं है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन क्या है, वो तो हमारे सही हो रहे हैं ना, हमें तो 70% एक्यूरेसी ही चाहिए। बाकी के 30 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाए तो उसका कोई रिग्रेट नहीं है, राइट। तो ये 30 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप इसको भी मान लो, राइट, ऐसे, या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन मोस्टली होंगे ना, तो 20 से 25 ही होंगे जो आप नहीं कर पाओगे, या फिर ऐसे जिसमें सारे फैक्ट सही हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से, उसकी वजह से आप अपने बाकी 70 पे वो मत डालना कि वो 70 नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी। फिर लीफ litter decompose faster than any other biochem as a result of surface as a part of the tree's vegetation is largely composed of the plant that form reach up to the canopy by climbing up the trees or grow as a epiphytes, ठीक है, rooted on the upper branches of the tree, ठीक है। दिस इज मोस्ट लाइकली डिस्क्रिप्शन ऑफ एपीफाइट्स की बात कर रहा है, कैनोपी की बात कर रहा है, ठीक है, और किस चीज़ की बात कर रहा है, एज द रिजल्ट सॉइल ऑफ्टन ऑलमोस्ट बेयर, तो ये सरफेस बेयर होती, तो क्या इसका हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और UPSC की थीम रही है, UPSC ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है या सवाना से पूछती है, ठीक है, तो मोस्टली यही, और यहाँ पे इतनी चीज़ें दी हुई है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डायरेक्ट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में द वेजिटेशन ऑफ सवाना, देखो सवाना का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसके पहले ट्रॉपिकल का पूछा उन्होंने, यहाँ सवाना का आ गया। वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद द स्कैटर्ड small trees but extensive areas have no trees. The forest development such areas are generally kept in check by one or more combination of some conditions. Which of the following are such conditions, ठीक है। तो किसकी वजह से वहाँ पे कई जगह पे नो ट्रीज़ होते हैं या फिर कहीं पे स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज़ होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। बरोइंग स्मॉल एनिमल टर्माइट्स, ये तो हर जगह होते हैं, तो उसकी वजह से यार वो ट्री हो नहीं सकता। फायर, तो सवाना फॉरेस्ट यार ट्रॉपिकल उसमें आता है, तो मे बी वहाँ पे फायर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट, तो फायर हो सकता है। ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, हाँ हर्बीवोर्स होते हैं तो वो खाते रहते हैं, इस वजह से भी वो छोटे रहते हैं। सीजनल रेनफॉल, हाँ सीजनल रेनफॉल हो सकती है कि वहाँ पे चीज़ें। सॉइल प्रॉपर्टीज़ का यार ऐसा कोई रीज़न नहीं होगा ना खास कि उसमें जब घास उग रही है तो पेड़ भी तो उग ही सकते हैं ना उसमें, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो पहला और पाँचवा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2, 3, 4, यहाँ पे भी देखो 5 में से 3 का रूल है, अगर आप 5 में से 3 सही लगाते थे तो भी ठीक हो जाता। फिर विथ रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ, ठीक है, द अमाउंट ऑफ, देखो ये सेम क्वेश्चन PYQ में आया था 2011 में, मैंने उस टाइम पे भी आपको वहाँ पे बताया था। इस पेपर में भी लगभग मैं 7 से 8 PYQ तो डायरेक्ट बता चुका हूँ, कि जो डायरेक्टली मुझे आते मन में कि ये तो सीधे आए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, गलत हो जाएगा, ग्राउंड वाटर में ज़्यादा है, ये उस टाइम पे भी मैंने बताया था, क्योंकि अगर रिवर और पानी में तो वो पानी लीच करके नीचे ही जाएगा ना ग्राउंड वाटर में, जाहिर सी बात है ग्राउंड वाटर में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेरिजन टू ऊपर,
तो फिर अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस का ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, हाँ ये ठीक है, तो 2 ओनली हो जाएगा यहाँ पे। फिर कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है मोरिंगा इज़ अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, फैक्ट है। मोरिंगा इज एंडेमिक टू साउथ ईस्ट एशिया। देखो एंडेमिक, नेटिव, ये स्टेटमेंट गलत होती है मोस्टली फैक्चुअल में। इन इंडिया मोस्ट लिखा है ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो हो सकता है टैमरिंड को करते हो, राइट। फिर इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा, तो हो सकता है कि एक्सपोर्ट करता हो, एक भी कर दिया तो सही हो जाएगा। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड एज अ प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, तो हाँ हो सकता है बायोफ्यूल के लिए यूज़ होता हो, राइट। तो 2, 3, 4 सीधे सीधे लग रहा है हमें कि बहुत ज़्यादा लिबरल है, सही स्टेटमेंट है। और 5 में से 3 मैंने पहले भी बोला है कि पहले आप चेक कर लेना, 5 में से 3 नहीं होगा तो 2 होगा, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है, 3 तो हमें पता लग गई डायरेक्ट, 1, 3, 4, 5 और ऊपर की 2 में फैक्ट्स हैं तो ये डायरेक्टली कट जाएंगी। फिर ब्लैक कॉटन सॉइल इज हैज़ बीन अ फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, किसके थ्रू होता है ये भी देखो, सीधा एनसीईआरटी का है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती ज्योग्राफी, वहाँ से आपका ये डायरेक्टली हो जाता। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल नहीं होगा क्योंकि ब्लैक कॉटन है, तो यहाँ ब्राउन क्यों होगा। फिजर वॉल्केनिक रॉक्स, तो वॉल्केनिक रॉक्स ब्लैक में होते हैं और वही उन्हीं से होता ही, सही हो जाएगा। ग्रेनाइट सिस्ट ये नहीं होगा, सेल एंड लैमस्टोन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। फिर with reference to the recent development regarding the recombinant vector vaccines, consider the following statement: genetic engineering is applied in the development of these vaccine। हो सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई करते हो, वैक्सीन बना रहे हैं, और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है तो हो सकता है। बैक्टीरिया एंड वायरस आर यूज एज वेक्टर, तो हाँ हो सकता है इन दोनों को वेक्टर यूज़ किया जा सकता है, बोथ 1 and B। फिर देखो हेरिडिटरी डिजीज़ के बारे में बात कर रहा है, फिर से देखो माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज़ के बारे में आ गया, 3 पेरेंट बेबी ऑलरेडी पूछ चुका है ये, राइट। 2023 में भी आई थिंक पूछा हुआ है। तो ये देख रहे हो सेम क्वेश्चन सेम टॉपिक पे कितनी बार पीआईक्यू पूछ चुका है। फिर से एक टॉपिक आ गया पीआईक्यू का, पासिंग ऑन माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन प्रिवेंटेड बाय द माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी आइदर बिफोर और इन आफ्टर विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एक, हाँ हो सकता है, दोनों हो सकता है। अ चाइल्ड इनहेरिट माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज इंटायरली फ्रॉम मदर नॉट फ्रॉम फादर, हाँ तो ये ठीक है क्योंकि इंटायरली मदर से ही करता है, फादर से नहीं करता है। इसीलिए जो मदर का आप देखोगे, मदर का जो माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसको सिर्फ रिप्लेस किया जाता है इस थ्योरी में, ठीक है। अगर आपने पीवाईक्यू पढ़े होते, इस टॉपिक को आपने वापस से पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर लेते, बोथ 1 and B होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 जो होता है किस लिए होता है, मेंशन न्यूज़ में क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, हाँ यही होगा। बॉल गार्ड किसका नाम है, बीटी कॉटन का, तो क्रॉप प्लांट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विद सब्सटेंस नहीं होगा, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर नहीं होगा। बाकी गांव वगैरह में अगर आप जाओगे उनसे भी आप पूछोगे ना तो उनको भी पता होता है, कॉटन के सीड्स आते हैं, कॉटन के सीड्स आते हैं, उनका नाम क्या होता है, बॉल गार्ड। उसका नाम ही है बॉल गार्ड, की दुकान पर बिकता है कि बॉल गार्ड दे दो, लोग सीड्स देते हैं कॉटन के, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाता। फिर प्रेशर ऑफ कुकर है, उसका टेम्परेचर किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, जिस एट विच द फूड इज कुक डिपेंड अपॉन मेनली विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज़ पे होगा। तो एरिया ऑफ द फ्लेम इन द होल ऑफ द लिड हो सकता है, एरिया ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम से क्यों होगा, ये तो टेम्परेचर ऑफ द फूड लिखा है ना। मान लो टेम्परेचर क्या नाम है 20 का है, मान लो, और उसमें चावल है, ठीक है, राइस, वो 80 डिग्री सेल्सियस पे कुक होते हैं, और वो 80 डिग्री सेल्सियस पर तो टेम्परेचर 20 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि टेम्परेचर के हिसाब से वो डिसाइड करेगा, वो तो 80 पे ही होंगे ना। जब वो 80 हो जाएंगे तब उसके हिसाब से होगा। या फिर और प्रेशर कुकर लिखा है तो प्रेशर जितना अप्लाई हो रहा हो, तो प्रेशर लिड से हो सकता है, वेट ऑफ द लिड, हाँ वेट ऑफ द लिड से भी हो सकता है, राइट। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन 1 and 3 विल बी द करेक्ट हेयर, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में तो पूछा ही है, तो यहाँ पे A और 3 तो होगा ही, क्योंकि बी का टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम से क्या मतलब है, वो जो टेम्परेचर ऑफ किसका पूछ रहा है, फूड किस पे कुक होगा, राइट, वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है, प्रेशर कुकर में पूछा है, राइट। तो प्रेशर कुकर में सर्टेनली किस चीज़ के हो जाएगा, उसका लिड और उसका वेट कितना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्चर्ड इन द आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। तो इसमें देखो फिर से ये यूपीएससी का 2011 का पीवाईक्यू आ गया, फिर से वहाँ पे यूपीएससी ने वायरस का पूछा हुआ था। मैंने 2011 का पेपर डिस्कस करते टाइम भी बताया था कि ये क्वेश्चन आगे आएगा, देखो आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव कैन बी कल्चर्ड इन द आर्टिफिशियल। तो वहाँ पे यूपीएससी ने माना था कि वायरस नहीं हो सकता आर्टिफिशियली मीडियम में, राइट। तो इसको भी यहाँ पे हमें गलत करना था, अगर वो चीज़ आपको याद होती तो यहाँ पे आप इसको गलत करते, अदरवाइज आप इसको 1 2 3 मार्क करके आ जाते, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 and 2 ओनली होगा सिर्फ। देख रहे हो, ये होता है यूपीएससी पीवाईक्यू करने का रीज़न, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आगे चल के स्टेटमेंट बनती है। अडीनो वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जीनोम्स, ठीक है, और वेयर एज रेट्रो वायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड
डीएनए जीनोम्स। अब यहाँ रेट्रोवायरस लिखा है तो क्या पता है डीएनए की जगह आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंड की जगह सिंगल हो सकता है, यहाँ सिंगल है यहाँ डबल स्ट्रैंड, तो इतनी सारी चीज़ें गलत हो सकता है। कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज बाय द एडिनोवायरस वेयर एज एड्स इज कॉज बाय द रेट्रोवायरस, तो ये हो सकता है एड्स से रेट्रोवायरस हो सकता है, कॉमन कोल्ड एडिनोवायरस नॉर्मली होता है तो हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे ओनली 2 वजह था कंफर्म हो सकता है एज़ कम्पेरिजन टू 1, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे फैक्टर्स, स्वैपिंग भी हो सकती है, डीएनए की जगह आरएनए हो सकता है, यहाँ रेट्रोवायरस लिखा है तो आरएनए हो सकता है, राइट। तो कुछ भी हो सकता है। तो पहली स्टेटमेंट्स को थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा इस वजह से गलत मानेंगे, दूसरी वाली को सही मानेंगे, राइट। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिर वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंस इन एनी अदर लिक्विड, क्यों? क्योंकि डाईपोलर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर की वजह से बहुत सारे सब्सटेंस हो जाते हैं, ऐसा नहीं हाई वैल्यू स्पेसिफिक हीट की, ये भी नहीं। ऑक्सीडाइड्स करता है हाइड्रोजन के, तो सिर्फ हाइड्रोजन वाले सब्सटेंस से होना चाहिए, बाकी सबसे भी हो जाता है। तो डाईपोलर इन नेचर, हाँ ये हो सकता है डाईपोलर है, क्योंकि डाईपोलर, डाई का मतलब क्या होता है 2, राइट। 2 पोलर है, मतलब 2 पोल से होते होंगे पानी के एक तरीके से। अगर पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव तो पॉजिटिव सब्सटेंस को भी डिसॉल्व कर रहा है, नेगेटिव जो है उनको भी कर रहा है, राइट। तो डाईपोलर इन द नेचर में भी तो हो सकता है ये। फिर स्ट्रीट लाइटनिंग क्या पूछ रहा है, हाउ डू सोडियम लैंप्स डिफर फ्रॉम द एलईडी लैंप्स, ठीक है। सोडियम लैंप्स प्रोड्यूस करती है लाइट 360 डिग्री में, लेकिन लाइट जो है वो एलईडी लैंप्स में नहीं हो पाती। तो हाँ सही बात, एलईडी लाइट ऐसे लगी होती है तो नीचे की साइड ऐसा पूरा लाइट देती है ना, ऊपर से तो पैक होती है, चारों तरफ नहीं देती है वो। स्ट्रीट लाइटिंग के केस में पूछ रहा है, घर की लाइटिंग में इमेजिन मत करना, ये गलती कर देते हैं हम स्ट्रीट लाइटिंग में, ठीक है। और जैसे पहले जो अगर वो वाली लाइट लगती थी ऐसे सोलर लैंप, तो उसमें क्या होता है, ये चारों तरफ ऐसे रोशनी देती थी, राइट, 360 डिग्री में, ऐसे अगर ये गोल सी है बल्ब सी, ठीक है, तो ये चारों तरफ करती थी। तो इससे क्या होगा, पहली वाली स्टेटमेंट सही है, दूसरी मतलब पहली वाली गलत हो जाएगी। स्ट्रीट लैंप सोलर, अरे पहली सही होगी ना, हाँ। स्ट्रीट लाइट सोडियम लैंप्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पेन दैन एलईडी लैंप, तो दूसरी गलत हो जाएगी। सोडियम लैंप्स की यार एलईडी की तो ज़्यादा लाइफ होती है ना, एलईडी आप एक बार लगा दो 10-10 साल चल जाएगी, लेकिन सोडियम लैंप तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल चलेगी या 12 महीना, राइट। तो ये गलत हो जाएगा आपका। स्पेक्ट्रम जो विजिबल होता है सोडियम लैंप में ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक होता है, वाइल एलईडी लैंप्स हैव सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेज इन स्ट्रीट लाइटनिंग। तो सोडियम लैंप में क्या होती है, वो येलो कलर में होती है, तो उससे हर एक चीज़ें थोड़ी मतलब मोनोक्रोमेटिक ही दिखती है, कि मतलब उतना रियल कलर आपको उसमें नहीं दिखता। लेकिन जब आप एलईडी चलाते हो, एलईडी में वाइट क्या होती है, लाइट कलर होता है वाइट, तो वाइट में बाकी जो कलर होते हैं वो भी अच्छे से दिखते हैं, राइट। तो सारी कलर एडवांटेज होता है हमें एलईडी में, तो सही बात है, राइट। 1 and 3 विल बी द आंसर हियर। फिर AS2 टॉक अबाउट द इन द कंटेक्स्ट ऑफ किस चीज़, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं, इंडियन नो सैटेलाइट नहीं, रेडियो कॉलर नहीं, स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज़, हाँ तो ऑप्शन ए डी हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, AS2 किससे रिलेटेड था, कोविड वायरस में रिलेटेड था AS2, ठीक है, AS2 प्रोटीन था, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड था जो स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज़ को लेकर के 2011 का कुछ 21 का ये पेपर है, तो 2020 में कोविड आया था, जरूरी हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन आए। फिर बिस्फेनॉल ए, ये किस चीज़ का कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर की कंपोनेंट मैन्युफैक्चर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ये तो आ गया वैसे फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप कर लेते, नहीं तो फिर ऐसे ही आपको 50-50 पे कोई भी आप 2 चूज़ करके उसमें से आपको एक पे टिक करना था, ओके। तो अब यहाँ पे देखो लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीथीन टेराफ्लेट या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, इन चारों में से आपको कोई भी एक चूज़ करना था। अब इसमें आप ये देख लो कि पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, अब इसका भी मेजॉरिटी क्या है कि हो सकता है नहीं हो सकता है, पॉलीकार्बोनेट, तो चारों की चारों में 50-50 कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि जहाँ से आप कुछ ऐसा निकाल सको, ठीक है। कुछ सफिशिएंट बनाने को तो कुछ भी बन सकता है, बट द थिंग ऐसे एग्ज़ाम हॉल में निकालने के लिए तो ये टोटली फैक्चुअल है, थोड़ा इसमें दिक्कत होगी। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने का क्या फ़ायदा है, देखो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा पॉलीथीन टेराफ्लेट, पॉलीथीन टेराफ्लेट का क्वेश्चन 2023 में आया है, ठीक है। और ये पॉलीकार्बोनेट का क्वेश्चन भी आई थिंक 2013 में आया था, क्या 12 या 13 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये वहाँ से बना हुआ, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट। अगर आपने वहाँ से पॉलीकार्बोनेट 2012 से पढ़ा होता ना, तो ये सीधा सीधा आपका PYQ से ये क्वेश्चन हो जाता। और यहाँ से अगर आपने पॉलीथीन टेराफ्लेट पढ़ा होता है 2023 में ये क्वेश्चन आया, वहाँ से आपका ये वाला हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ट्राइक्लोजन की बात कर रहा है, हार्मफुल है व्हेन एक्सपोज टू द हाई लेवल ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, इज मोस्ट लाइकली इन द प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, फूड प्रिजर्वेटिव, फ्रूट रैपनिंग, रीयूज प्लास्टिक कंटेनर, टॉयलेटरीज। तो ट्राइक्लोजन है, टी से ट्राई है, टी से टॉयलेटरीज भी हो सकता है, बाकी ये भी वही फैक्चुअल इन नेचर है। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ए और डी में चले जाना, ठीक है। ए में फूड प्रिजर्वेटिव, डी में टॉयलेटरीज है, टी से ट्राइक्लोजन है, तो मे बी तो ये टॉयलेटरीज में यूज़ हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं। तो बाकी फैक्चुअल इन नेचर है, थोड़ा मुश्किल होगा लॉजिकल सेंस में लगाना, ठीक है। फिर
विच ऑफ द फॉलोइंग वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन द लाइट ईयर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस अमंग द स्टेलर बॉडी डू नॉट चेंज, ये ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग है, तो और जो स्टेलर बॉडीज है उसकी डिस्टेंस में क्या पता थोड़ा बहुत कभी चेंज आ जाए, राइट, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। ग्रेविटी ऑफ सोलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ग्रेविटी जो होती हैं स्टेलर बॉडीज की वो चेंज नहीं होती। तो ग्रेविटी यार, ग्रेविटी से लाइट ईयर का क्या मतलब है कि लाइट से चेंज करना, कोई वो नहीं मिल रहा। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। चलो मान लिया कि स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई वो मेज़र क्यों किया जाता है लाइट ईयर्स में, इसका तो वाई का रीज़न तो नहीं मिल रहा ना हमें। फिर लिखा है स्पीड ऑफ द लाइट इज़ ऑलवेज सेम, तो ये हो सकता है कि स्पीड की लाइट हमेशा सेम होती है, कांस्टेंट होती है, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम इसीलिए उसको हमेशा यूज़ करते हैं लाइट ईयर को, राइट, क्योंकि लाइट की स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, वो तो कभी चेंज होने की नहीं है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फिक्स्ड फेनोमेना कि ये चीज़ तो हो सकती है, ठीक है। तो लाइट ईयर, हाँ, तो डी विल बी द मोस्ट पॉसिबल एंड करेक्ट आंसर यहाँ पे। फिर 77, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑन द ब्रिटिश मॉडल बट हाउ आवर डिफर फ्रॉम दैट मॉडल, ये भी पॉलिटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्टली रश्मिकांत पढ़ी आपने, वहाँ से हो जाता, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम सॉवरेन, द पावर ऑफ पार्लियामेंट इज लेजिस्लेटिव लिमिटेड, पहली सही है। मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है, बोथ 1 and 2 हो जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन गोपाल स्वामी अयंगर कमिटी सजेस्टेड अ मिनिस्टर एंड अ सेक्रेटरी solely designated for the pursuing sole objective of the initiative reform promoting it. 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ARC 1976 एंड दिस वॉज प्लेस्ड इन द प्राइम मिनिस्टर चार्ज। अब इन दोनों में से आपको एक करेक्ट करनी होगी क्योंकि दोनों में फैक्ट हैं, दोनों में फैक्ट दिए हैं, और जनरली मैंने बताया कि जिसमें 2 फैक्ट हों, जनरली 2 फैक्ट वाली स्टेटमेंट करेक्ट होती है, ठीक है। जहाँ भी एक क्वेश्चन आए जिसमें 2 स्टेटमेंट दी हो, एक में 1 फैक्ट हो, दूसरे में 2 फैक्ट हो, तो दूसरी 2 फैक्ट वाली स्टेटमेंट जनरली सही होती है, 1 फैक्ट वाली गलत होती है। उस हिसाब से अगर मैं लगाऊंगा तो पहली वाली स्टेटमेंट में 1 फैक्ट है, इसको काट दूंगा, यहाँ पे 2 फैक्ट है 1970, 1966, और इसको यूपीएससी ने इतने डिटेल में दे रखा, तो सेकंड विल बी द मोर करेक्ट और सेकंड ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज़ फिर आपको यहाँ पे आप क्या करोगे, आप नाइदर 1 नाइदर 2 मार्क करके आओगे, राइट, मोस्ट ऑफ द केसेस में, या फिर 1 और 2 में 50-50 का आप एक रिस्क लोगे यहाँ पे कि कोई एक हो सकती है। फिर राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहा है, राइट टू प्राइवेसी किस में, ये तो आर्टिकल 21 सीधा क्वेश्चन है। फिर इन इंडिया देयर इज़ नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज, नहीं, 1996 के रिफॉर्म आए थे, उसके बाद से बंद कर दिया गया था कि 2 से ज़्यादा पे नहीं कर सकते। ये भी लक्ष्मीकांत पॉलिटी का क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होता इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का चैप्टर तो सीधे कर लेते आप। इलेक्शन से रिलेटेड जितनी चीज़ें पढ़ के जाना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गया, RPA एक्ट हो गया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पूरी पढ़ के जानी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। फिर 1991 देवश्री देवीला कंसेप्ट फ्रॉम द लोकसभा हो सकता है। फिर एज पर द इफ लोकसभा कैन इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूंसी हिज और पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई वैकेटेड बाई हिम इन द इवेंट ऑफ हिम विनिंग और ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई इलेक्शन होता है और उसमें कोई कैंडिडेट है, वो मान लो 2 जगह से या 3 जगह से लड़ा है और तीनों सीट पे जीत गया है, तो अगर वो 1-2 बाकी की जो 2 सीट वैकेट करेगा, उस पर क्या होगा कि उसका जो इलेक्शन का खर्चा होगा उसकी पार्टी को देना पड़ेगा। तो ऐसा आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा लॉ बनाएंगी जिसमें उनका खर्चा हो? तो ऐसा कभी नहीं बनाती हैं जिसमें उनका खर्चा हो, क्योंकि इलेक्शन कराना किसका काम है? ECI का काम है। ECI का काम क्या है? फिर वो खर्चा किससे निकाला जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक्सपेंडिचर जाता है। तो ये तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, स्टेटमेंट यहाँ पे कौन ओनली 2। फिर आ जाओ 81 कह रहा है राइट टू द सिटी इज़ एन एग्रीगेट ह्यूमन राइट अंडर द UN हैबिटेट मॉनिटर द कमिटमेंट मेड बाय द ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। तो क्या पता नहीं करता UN हैबिटेट, पहला फैक्ट है। राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी हो सकता है। राइट टू द सिटी मीन्स दैट स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथराइज कॉलोनीज इन द सिटी। अब वो देखो, वो है तो अनऑथराइज कॉलोनी, लेकिन यहाँ पे बात किसी कर रहा है राइट टू सिटी एंड एग्रीगेट ह्यूमन राइट। तो वहाँ पे भी तो ह्यूमन रहते हैं, तो ह्यूमन्स के राइट तो वहाँ पे होंगे। और दूसरी चीज़, अगर आपने देखा होगा स्लम वगैरह, तो स्लम वगैरह में भी तो पानी आते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी आती है, भले वो अनऑथराइज क्यों नहीं होते, लेकिन उनको वहाँ पे पानी वगैरह बाकी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो ये चीज़ क्या होगा, ये भी सही होगा। तो राइट 2 and 3 विल बी द मोर करेक्ट हेयर। फिर विथ रेफरेंस टू इंडिया, जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है एक्यूज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज इज नॉट लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल, इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन नॉट इन जुडिशियल कस्टडी है, इसका मतलब जेल में होगा। पुलिस कस्टडी होती है अपोजिट उसकी, तो पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस स्टेशन में होता होगा, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने स्वैप कर दिया गलत। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। तो हाँ हो सकता है वो जेल में होता और जुडिशियल कस्टडी है, मतलब वो जज के अंडर में है, तो इसका मतलब उसको कोर्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इंट्रोगेशन के लिए, राइट। तो दूसरी सही हो सकती है यहाँ पे। फिर when the prisoner makes out the sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his right। अब मैटर ऑफ राइट, अब पेरोल है, वो प्रिजनर है तो उसका राइट थोड़ी ना हो जाता है, ये तो गलत बात है। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पेरोल रूल, देखो स्टेट गवर्नमेंट का प्रिजन्स पे आ गया तो ये सही होता है। और यही सेम क्वेश्चन 2023 में आया है कि प्रिजन्स आर गवर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर देयर ओन रूल्स, राइट। तो ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन बना है प्रिजन और स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के, तो ये अगर आपने पढ़ा होता है तो 2023 का वो क्वेश्चन आप सही कर लेते, तो यहाँ सेकंड वाला करेक्ट होगा। फिर नेशनल लेवल पे विच मिनिस्ट्री इंश्योर करती है FRA एक्ट जो है 2006 का इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है। तो इन्वायरमेंट नहीं करती, पंचायती राज क्यों करेगी, रूरल डेवलपमेंट नहीं करेगी, ट्राइबल अफेयर आ गया, ये किसके लिए एक्ट बनाए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाए, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। फिर 85 a legislation which confer on the executive and administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violate which of the following articles of the following। आर्टिकल 14 इक्वालिटी ऑफ द लॉ कहता है, यहाँ एप्लीकेशन ऑफ द लॉ की बात कर रहा है, और वो कहता है अनकंट्रोल्ड एंड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ, तो इसका मतलब इक्वालिटी ऑफ लॉ वायलेट हो सकती है, तो हो सकती है। आर्टिकल 28 क्या है, आर्टिकल 28 बात करता है कुछ रिलीजन वगैरह से रिलेटेड में, राइट, इंस्टीट्यूशन, तो गलत हो जाएगा ये। 32 ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात करता है आर्टिकल 32 में, उसकी रेमेडी के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। आर्टिकल 44 ये तो UCC के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, तो मोस्टली करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, आर्टिकल 14, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी ऑफ द लॉ की बात की गई है और यहाँ कह रहा है डिस्क्रिशनरी पावर मिल गई इन द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल 14। फिर 86 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर डैट इंडिकेट इट्स फेडरल इन नेचर। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी लक्ष्मीकांत पॉलिटी अगर आपने पढ़ी है तो सिंपल से वहाँ से हो जाता, पहला हो जाएगा ठीक करेक्ट। यूनियन लेजिस्लेचर है इलेक्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं होगा। यूनियन कैबिनेट हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टी, रीजनल पार्टी से हो तो इसका मतलब ये होना कि फेडरल इन नेचर, ये भी गलत हो जाएगा। फंडामेंटल राइट एंड फॉरपल, इसका फेडरलिज्म से क्या रिलेशन है, तो ये भी गलत हो जाएगा, राइट। तो वही यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट, कौन सा है जो टर्म स्टेट डिफाइन करता है, कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, ठीक है। अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल हैविंग अ डेफिनेट टेरिटरी पॉलिसिंग अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफगार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, ठीक है। A number of person who have been living in a definite territory very long time with their culture, tradition and government, कल्चर तो नहीं होगा, कल्चर नेशन में आ जाएगा, ये गलत हो जाएगी। अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी विद अ सेंट्रल अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो ये भी ज़रूरी नहीं है इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो या ना हो, राइट। तो स्टेट की बात कर रहा है ना, तो स्टेट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक होता है डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, चलो ठीक है मान लिया, और क्या है, सोवरेन होना चाहिए कि डेफिनेट इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, तो हाँ सोवरेनिटी भी हो गई, ठीक है। उसके बाद एक पॉलिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट लिखा है यहाँ पे, इसमें भी ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट की बात कर रहा है, अथॉरिटी टू गवर्न, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें, तो इन चीज़ ये मोस्टली जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे, और यहाँ पे तो डिफाइन कर रखा है पोजेसिंग अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स, जरूरी तो ना कि ये सारी चीज़ें हों, सेफ गार्ड। यहाँ से स्टेट के बारे में पूछा है, स्टेट तो एक जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल यूनिट है ना, तो उसके हिसाब से हमें डिफाइन करना है। तो ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट इंडियन टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब सोवरेन भी है, उसके बाद डेफिनेट टेरिटरी भी और प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी है, तीन चीज़ें आ गई तो स्टेट हो गया, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट है।
फिर इंडियन जुडिशरी के बारे में बात पूछ रहा है, एनी रिटायर्ड जज हो, ये भी देखो रश्मिकांत पॉलिटिका सिंपल सा अगर पढ़ा होता वहाँ से डायरेक्टली हो जाता। कैन बी कॉल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही है। हाई कोर्ट इंडिया हैज़ अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, तो ये गलत है। यहाँ पे यूपीसी ने इसको गलत माना है कि हाई कोर्ट जो है उसके पास अपनी खुद की पावर नहीं है, राइट, एज ए सुप्रीम कोर्ट डज, उसके पास हो सकता है लेकिन एज ए सुप्रीम कोर्ट डज, जैसा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है सेम टू सेम पावर हाई कोर्ट के पास नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन ओनली। फिर देयर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, हाँ ठीक है। अ सिटीजन बाई बर्थ ओनली बिकम द हेड ऑफ स्टेट, नहीं, हेड ऑफ द स्टेट को दोनों हो सकते हैं। ये भी लक्ष्मीकांत पॉलिटी अगर आपने पढ़ी है बेसिक कॉन्सेप्ट तो वहाँ से हो जाते कि जो नेचुरलाइज सिटीजन है वो भी इंडिया में बन सकता है लेकिन यूएस में नहीं बन सकता, यूएस में ओनली बाई बर्थ जो है वो बन सकता है। A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived under any circumstances, cannot be deprived। अरे यार वो फॉरेनर है, अब क्या पता उसमें भी 5 सर्कमस्टेंसेस दे रखे हैं कि जिसमें आप क्या नाम है, जिसको अगर नेचुरलाइजेशन के थ्रू मिली है तो उसको भी आप कैसे ले सकते हो, राइट। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे वन ओनली विद द करेक्ट। फिर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फैक्टर कंस्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ द लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर। अब लिबर्टी की बात कर रहे हैं, ऑप्शन बी कह रहा है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऑप्शन डी कह रहा है सेपरेशन ऑफ पावर। दो स्टेटमेंट सेम टू सेम आ गए, अपोजिट इन नेचर, तो इसका मतलब इन्हीं दोनों में एक आंसर होगा बी और डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर तो इन्हीं दोनों में से एक होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। सेपरेशन ऑफ पावर हो सकता है क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से लिबर्टी तो नहीं आएगी, ये तो खतरे में होगी, तो उसका अपोजिट सेपरेशन ऑफ पावर हो सकता है, ठीक है। तो डी विल बी द आंसर यहाँ पे। फिर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ये भी किस पे, डीपीएस की होता है डायरेक्ट, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी क्या है इंडिया में, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, गलत हो जाएगा। लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन हो सकता है, फंडामेंटल राइट नहीं है, हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट, ठीक है। नाइदर फंडामेंटल नॉन लीगल राइट, ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट यहाँ पे। फिर एग्जैक्ट स्टेट क्या थी, 26 जनवरी 1950, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं था, सोवरेन वर्ड बाद में ऐड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट। सोवरेन, सोशलिस्ट ये दोनों बाद में ऐड हुए हैं, और सेकुलर भी आई थिंक नहीं, सोवरेन पहले था, सोशलिस्ट और सेकुलर बाद में ऐड हुआ है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 42nd अमेंडमेंट से आया है। और भी आया था कौन सा, इंटीग्रिटी वर्ल्ड। फिर आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये देखो ये सेम क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, ये वेलफेयर डीपीएसपी के हर साल एक क्वेश्चन आते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी 2 बार पूछ चुका पीवाईक्यू में। फिर ये प्रियम्बल से भी तो हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग, तो देख रहे हो कितनी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है आपके लिए। पॉलिटी सेक्शन में अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो कम से कम आपको 10-12 तो मतलब मिनिमम आपको सही करके ही आने चाहिए, राइट। अगर आपका 80% भी कवर हो जा रहा है ना, तो आप आराम से मतलब यूपीएससी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप 80% पॉलिटी से निकाल ले रहे हो अपने मार्क्स, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं होगा, हेड एंजॉय द नॉमिनल पावर नहीं, गवर्नमेंट एंजॉय ओनली द रियल पावर, ऐसा भी नहीं है। गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, इसका मतलब वो गवर्नमेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करेगी, राइट। तो इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट यहाँ। फिर 95 विथ रेफरेंस द हल्बी हो कोई नाम से लग रहा है कुछ ट्राइब से रिलेटेड है, देख लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया का डांस फॉर्म, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्री स्ट्रिक के पेंटिंग, ट्राइबल लैंग्वेजेस, तो हो सकता है यहाँ ट्राइबल लैंग्वेजेस और ट्राइब से रिलेटेड और ट्राइबल लैंग्वेजेस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। फिर भारत रत्न के बारे में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है। तो नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो भारत रत्न एंड पद्मा आर टाइटल्स नहीं है। पद्मा अवार्ड्स आर ईयर विच आर इन 1954 आर सस्पेंडेड ओनली, बस नहीं, 2 पार हो चुके हैं। भारत रत्न इज रिस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम टू 5 इन ईयर, 5 नहीं, ये 3 है, ये भी क्योंकि पीवाईक्यू का टॉपिक है, इसको आपको पढ़ के जाना चाहिए। सीडीएस 2024 सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाली स्टेटमेंट वहाँ पे उन्होंने दे रखी है, राइट। ये आपका सीधे हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, वहाँ पे यहाँ 54 है, यहाँ पे उन्होंने 1974 डाल दिया है चेंज करके, बस, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट गलत बनाती है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑल 3 तीनों गलत हैं। फिर 97 यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, एक बॉडी का नाम आ गया, आर्बिट्रेट फाउंडेशन, ठीक है। 2 बॉडी का नाम आ गया, रिकॉग्नाइज हैदराबाद को एज अ 2020 हैदराबाद को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये दो बॉडी का नाम आ गया, गलत मान लो। हैदराबाद वाज सिलेक्टेड फॉर द रिकग्निशन ऑफ ईयर फॉलोइंग कमिटमेंट टू ग्रो मेंटेन फॉरेस्ट, तो हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज़ नॉट करेक्ट, सेकंड इज़ करेक्ट।
फिर अमेरिकन गोल्फ टाइपर फर्स्ट विनर थे। गोल्फ वॉज मोस्ट रिवील्ड बाय द फार्मूला वन सो फार। रॉजर फ्रेजर रिसीव्ड दो दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर टू। अब यहाँ लिखा है फार्मूला वन रेसर को सबसे ज़्यादा बार अवार्ड मिला है, और यहाँ कह रहा है रॉजर फ्रेजर को मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स मिले हैं ये कंपेयर टू द। रॉजर फ्रेजर क्या है, ये तो टेनिस प्लेयर हैं, राइट। तो इससे क्या होगा, ये तीसरा तो मान लो अगर सही है तो दूसरा गलत हो जाएगा सीधा सीधा, तो 1 and 3 2 पेयर आंसर आ जाएगा आपका वैसे। फिर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द 30 सेकेंड समर ओलंपिक्स की बात हो रही है, तो ऑफिशियल मोटो है यहाँ पे दे रखा है न्यू वर्ल्ड, क्या पता ये नहीं हो थीम। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन द ओलंपिक। नाम भी समर ओलंपिक्स है, तो ऐसा इसमें कोई नाम भी नहीं है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो सकता है समर में, सर्फिंग हो सकती है, स्केट बोर्डिंग हो सकती है, कराटे हो सकता है, बेसबॉल हो सकता है, राइट। तो ये चारों चीज़ें हो सकती हैं, तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे। फिर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहा है। द फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन। तो ये नंबर ऑफ मैचेस नहीं होते, इसमें बाकी चीज़ें भी होती हैं, पॉइंट टेबल्स होते हैं, उसमें रन रेट भी देखा जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है। न्यूजीलैंड वॉज रैंक्ड अहेड ऑफ द इंग्लैंड बिकॉज इट वॉन मोर मैचेस दैन इंग्लैंड। तो ये भी वही है कि फिर से गलत हो जाएगा, मोर मैचेस, क्योंकि जो डिसाइडिंग होता है वो सिर्फ मैच के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता कि कितने मैच आपने वॉन किए हैं, साथ में रन रेट, कितने रन से जीते हो आप, बाकी का आपका जो फैक्टर्स है, राइट, वो सारी पॉइंट्स वगैरह टेबल, वो सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो दोनों गलत हो जाएगा आपका यहाँ पे सीधे सीधे, नाइदर 1 नाइदर 2, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन हमारे 2021 के हो गए हैं अब तक के। तो अब 2022 का करेंगे, फिर 2022 और 23 बाकी रह गए, ठीक है। तो ये दोनों करके फिर हम CSAT देख लेंगे कि CSAT में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि अभी इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलो ठीक है, बाय।